मैं जब ब्रह्मा कुमारी इसमें जुड़ा था, मुझे काफी सारी आध्यात्मिक चेतना मेरी जागृत हुई, सेवाओं में मैं बहुत आगे गया। लेकिन एक बीमारी थी, लगभग 15 साल में 10-12 बीमारियां आ चुकी थी। देखो, मैं अपना स्व अनुभव भी साथ साथ में बीच बीच में इसलिए रख रहा हूं कि आपको मार्गदर्शन भी मिले और स्वचिंतन के कुछ मार्ग भी हो जाए। स्वचिंतन का मार्ग भी हमारे लिए खुला हो। जो भी लोग योगा, प्राणायाम, आसन कर रहे हैं, अपने जीवन की दिनचर्या को सही डिसिप्लिन कर पाए हैं, स्वास्थ्य के सभी नियम चुस्त रीति से पालन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, फिर भी अगर बीमारी है तो कहाँ चूक है, वो कंपैरिजन करके शायद अपना सॉल्यूशन ढूंढ पाए। 22 साल से आप सभी जानते हैं, रेस्टोरेंट का खाना बंद करवाते हैं, बाहर का खाना बंद करवाते हैं, अपने ही हाथ का बनाया हुआ खाना, या फिर ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में ही जो लोग ज्ञान से परिपूर्ण है उनके हाथ का खाना, मतलब अन्न शुद्धि के ऊपर विशेष करके जोर दिया जाता है। वो सारे नियम मैं 22 साल से फॉलो कर रहा हूं, 22 इयर्स। मुझे याद नहीं कि कहीं पड़ोसी के वहां या फिर अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी पानी पिया हो मैंने। जॉब में भी अपनी बोतल साथ में लेके ही घूमा हूं। लोग हंसी मजाक भी करते थे कि भाई इतने भी कॉन्शियस ना हो, अपने लाइफ को थोड़ा प्रैक्टिकल जियो। लेकिन मैं शुरुआत से ही मानता आया हूं कि रूल्स इज रूल्स। अगर कायदा है तो फायदा है, बगैर कायदे के कोई फायदा नहीं मिलेगा। बहनें सिखाती थी कि राजयोग में अगर मन को परमात्मा की तरफ लगाना है तो अन्न दोष नहीं लगना चाहिए, इसीलिए कभी भी अन्न दोष लगने नहीं दिया। और मैंने नॉन वेज खाने का तो कोई सवाल ही नहीं। हमारे गुजरात में वैसे भी महाराष्ट्र के मुकाबले नॉन वेज तो गिने चुने लोग खाते हैं, यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं नॉन वेज, अखाद्य चीजें। तो वो तो भक्ष्य है ही नहीं नॉन वेज तो, बिल्कुल। ये हमारे शरीर को, पेट को कब्र बनाकर ही सब कुछ हमने डाला है और उनका भुगतान भी हमने भोगा है। तो मैं नॉनवेज नहीं खा रहा था, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी रहा था, प्याज लहसुन नहीं खा रहा था, तो अपने आप को बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक समझता था। सुबह योगा, प्राणायाम, आसन एवं सूर्य नमस्कार ये सभी कुछ मैं कर रहा था। सुबह 8:30 बजे मुरली सुनने के बाद, सत्संग के बाद हेवी ब्रेकफास्ट कर रहा था, क्योंकि सुबह का नाश्ता सच्चा, हमारे गुजराती में बोलते हैं, सवारनु साचू बपोरनु पाकू, सवारनु साचू बपोरनु काचू અને રાતનું પાકું, આવું કહેવાય છે ગુજરાતીની અંદર કે હંમેશા સવારે જ્યારે ઘરેથી બહાર નીકળો ત્યારે સવારે નાસ્તો કરીને निकलो। सुबह जब भी बाहर निकलना हो तो नाश्ता करके निकलना है। यहाँ जो भी बैठे हैं लोग शायद गुजराती भी जानते होंगे, कई सारे लोग। कल हमारे साथ जो भी लोग मिले तो गुजराती भी अच्छे तरीके से बोल रहे थे। मुझे और खुशी हुई कि दूसरे राज्यों में जाकर गुजराती से गुजराती मिलते हैं तो और खुशी होती है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से सुबह का नाश्ता कभी भी मिस नहीं किया। पेट भर के फिर निकलना है काम पे, सेवाओं में, और धीरे धीरे करके एनडीएस में पहला नियम गांठ बांध लो। पहला नियम गांठ बांध लो, अगर पहले नाश्ता तोड़ दो। किसको? नाश्ते को तोड़ दो, वरना नाश्ता तुम्हें तोड़ देगा। नाश्ता तोड़ दो, वरना नाश्ता तुम्हें तोड़ देगा। मेडिकल साइंस में कहते हैं कि इम्यूनिटी लो हो जाती है, खास करके नाश्ता तो करना ही करना है। और बहनें अपने पति को बगैर नाश्ते के जॉब पे या
अपने बिजनेस पे जाने नहीं देती। एक पराठा बचता है सुबह के नाश्ते में तो और कहती है कि खा लो, अगर कुत्ते को डालने के बदले तुम खा लो। और जो माताएं बहनें कुटुंब के रक्षक हैं, अपनी फैमिली की स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जिम्मेवारी पुरुषों की नहीं है, मैं तो कहता हूं माताओं की है। भाई लोग थोड़ा कम समझेंगे चलेगा, माताओं को अच्छे तरीके से समझ कर जाना है यहां से, क्योंकि वो परिवार की रक्षक है और जाने अनजाने में सभी को खा लो, बचा है तो खा लो, भूख न लगे इसलिए खा लो, टाइम हो गया है खा लो, खा लो खा लो खा लो, टेस्टी है इसलिए खा लो, इतना स्वादिष्ट भोजन कभी भी मेरे हाथ से पहली बार बना है इसलिए खा लो। आध्यात्मिक स्थल पे मैं गई थी, वहां से भगवान का प्रसाद है इसलिए खा लो। सुबह हर परिवार के अंदर खाना और पीना ही लगा पड़ा है। सुबह उठते हैं तो बहनें जो पुरुषों के साथ शादी मनाकर रानी बनकर आई थी, उनका रोल पहले दिन से नौकरानी का शुरू हो जाता है। वो सुबह सुबह चाय कॉफी नाश्ते की तैयारी में लग जाती है, जीवन भर के लिए अपने शौक अपने विचार अपने काम सबको छोड़ छाड़ के सास ससुर पति बच्चे उनमें उलझ कर चार दीवारियों के बीच में फंसने वाली एक पूर्ण यातना से अपना जीवन व्यतीत करती है, और वो उनका भाग्य समझ लेती है बाद में, क्योंकि दुख भी कुछ समय के बाद दुख नहीं लगता, और वो सुबह की नाश्ते की तैयारी से जुड़ जाती है। इसलिए आप यहाँ देखो, कोई कोई अपने विषय में माहिर होंगे, अपने नीति नियम के साथ चलने वाले होंगे, लेकिन मैं अपने विचारों को आपके सामने जो व्यक्त कर रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि इतने दूर से आए हैं तो मुझे 15 दिन आपके लिए दे दीजिएगा, सिर्फ 2 सप्ताह, जो मैं यहाँ से 2.5 दिन में आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ 15 दिन फॉलो करके आपको पॉजिटिव परिणाम मिल जाए, रोगों से निवृत्त होने की शुरुआत हो जाए, तो मेरी बातों को जीवन भर के लिए फॉलो कर लेना। अगर कोई परिणाम मिलता नहीं है तो न एनडीएस की बातों को याद रखना है, न इस चेहरे को भी याद रखने की जरूरत है। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है अब इतनी सारी शिविरें कर करके, कभी महाराष्ट्र कभी पूना में, कभी बॉम्बे में, तो कभी चंडीगढ़ पंजाब में, कभी गुजरात के किसी स्टेट सिटियों में, इतने लोगों से टच में आकर मैंने देखा है कि लोगों के चेहरे पर लगभग 5-7 दिन में एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है, अंदर का आनंद प्रकट होने शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ में शक्ति का जागरण हो जाता है, साथ साथ में आनंद की अनुभूति स्वतः होने लगती है, साथ में ज्ञान की प्राप्ति अपने आप होने लगती है। ज्ञान इस किताबों में नहीं है, हम सभी जानते हैं कि ज्ञान कहाँ है, अंदर छिपा हुआ है। बुक्स आर यूजलेस until your own books opens। अपनी खुद की ये हृदय रूपी पुस्तक जब तक नहीं खुलेगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति किसी भी सत्संग में जाकर, किसी भी महाज्ञानी के चरणों में बैठकर, किसी के हाथ के आशीर्वाद लेकर, संतों के आशीर्वाद लेकर भी वो बेल के बेल ही बने रहेंगे, क्योंकि हमने आहार विज्ञान को जब तक नहीं समझा है तब तक हमें अलग अलग स्थानों के ऊपर जाकर मत्था टेकना पड़ेगा, आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। हमारे शिव बाबा तो कहते हैं कि मैं यहाँ किसी को आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूं, खुद को खुद के ऊपर आशीर्वाद लेना है। महसूस करें कि अब मैं खुद के ऊपर ही खुद के आशीर्वाद ले रहा हूं।
किसी की अब लात पकड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 2.5 दिन में अगर बातों को पकड़ लेंगे, बात को पकड़ लेंगे, तो मेरा खुद का स्वतः मैं कल्याण कर पाऊंगा। मनुष्य ही अपना मित्र है, मनुष्य ही अपना शत्रु है। ये सब गीता के श्लोक हम काफी समय से सुनते आए, पढ़ते आए हैं, लेकिन हमने ये कभी भी अनुभव नहीं किया। ये जो हाथ आप अपने सिर पर रख रहे हो ना, उसमें हम अपना कल्याण भी कर सकते हैं और भस्मासुर भी बन सकते हैं। भस्मासुर की, हाथ नीचे रखिएगा, भस्मासुर की हमने कहानी सुनी है कि खुद ने इतना तप करके परमात्मा के पास इतनी शक्तियां तो अर्जित कर ली थी, लेकिन तप के बाद अहंकार इतना आ गया था, तो विष्णु ने एक नारी का स्वरूप धारण करके उनको नृत्य कराया, मोह में लिया, और नृत्य करते करते उन्होंने वरदान मांगा था भस्मासुर ने कि किसी के ऊपर मैं हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए। तो वो तो शंकर को सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए पहले भागा था। शंकर भी मूंझ गए, करे मेरे से ही वरदान लेकर पहले मेरे को ही भस्म करने पे तुला है। हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। हमने परमात्मा से ये नया जीवन प्राप्त किया है, लेकिन हमने भी अपने परिवार के ऊपर हाथ रख दिया, अपने समाज के ऊपर हाथ रख दिया, अपने राष्ट्र के ऊपर हाथ रख दिया, और खुद के ऊपर भी हाथ रखकर भस्म हो रहे हैं। इसीलिए अब हमें स्व का कल्याण स्वयं को ही करना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक साधु सन्यासी कोई था, उनके काफी सारे चेले भी थे, मंडल चलता था एक गांव से दूसरे गांव, काफी सारी समस्याओं को भी झेलते थे। पहले के भिक्षुक और सन्यासी हैं, उनको जीवन में काफी सारी उलझने भी थी। तो जब समस्याएं बढ़ जाती थी, तब जो मेन मुखिया जो गुरु थे, वो अपने झोले से एक चीज निकालते थे। आप सबने ये कहानी शायद सुनी भी होगी। और वो चीज को देखते थे और बहुत अच्छे तरीके से मुस्कुराते थे, फिर रख देते थे। जब जाके उन समस्या का समाधान मिल जाता था, तब जाके वो चीज उठाते, फिर देखते, फिर रख देते। फिर किसी ने, चलो में से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि ये क्या चीज, जादुई चीज बार बार निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं झोले के अंदर, ये चीज अगर हमें मिल जाए ना तो हमारा भी कल्याण हो जाए। गुरु ने इतने सालों की तपस्या के बाद ये झोले में कोई चीज चमत्कारिक रखी हुई है। तो काफी समय के बाद एक चेले की थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा कि गुरुजी, अगर आप बुरा ना माने तो आप पूछें कि आपके झोले में वो कौन सी चीज है, वो हमें भी चाहिए, और अगर हमें भी मिल जाती है तो कल जाके हम आपके पास से शिक्षा प्राप्त करके समाज में चले जाएं, तो हमें भी जब उलझन आए तो वो चीज हमें देख पाए। गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे कि अच्छा ठीक है, आप ही देख लो झोले से निकाल कर। तब जाके किसी शिष्य ने जब निकाला तो एक उसमें हैंडल लगा हुआ था, हैंडल पकड़ा, ऊपर देखा, अपने सामने रखा तो शीशा था, और शीशे में शिष्य ने अपनी ही मूर्त, वो सामने सूरत देखी। गुरुजी ये तो शीशा है। बोला हाँ जी, ये शीशा आईना ही है। तो फिर आईने में कैसे कुछ जादुई आईना है? बोला नहीं, मुझे जब भी समस्याएं और उलझने आती थी ना, मैं थोड़ा सा अंदर से हिल जाता था कि परमात्मा, मैंने तो ये कफनी गहनू जो कपड़े धारण कर लिए हैं, तेरे हवाले ही पूरा जीवन सौंप दिया है, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं क्यों? कहते हैं कि भक्तों के समस्याओं में तो परमात्मा खुद आकर उनकी समस्याएं हल कर लेता है, तो मैं दुखी क्यों? मैं समस्याओं से घिरा हुआ क्यों? मुझे आज भोजन क्यों नहीं मिला? ये सारे प्रश्न बहुत अंदर से उठते थे। तब मैं वो जब आईना देखता था, तब वो आईने में वो समस्याओं का कारण मुझे मिल जाता था, और मुझे ये ज्ञान हो जाता था कि ये समस्याओं का कारण मैं खुद हूं और कोई नहीं है। मेरे पुराने जन्मों के कोई कर्म भी ऐसे होंगे, या फिर इसी जन्म में भी मैंने कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा से कुछ गलत किया होगा, इसलिए
अब मुझे स्वयं के ऊपर जिम्मेवारी लेनी है। फिर वो अपनी दिमाग चलाते हैं। जब हम जिम्मेवारी खुद की ले लेते हैं ना, तो दिमाग भी अपना चलने लगता है। फिर कहाँ भी आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में भागने की कोशिश नहीं करते, न कोई तीर्थ स्थानों के ऊपर। बड़े प्यार से, आस्था भाव से आप जाओ, लेकिन अपनी बीमारियों को, अपनी दुखों को निवृत्त करने के लिए कोई देवी देवता वहां खड़ा नहीं है। और जब समाधान मिल जाता था उस समस्या का, तब मुझे अपने आप पर नाज होता था और मैं अपनी ही पीठ थपथपाता था कि मुझे समस्या का समाधान भी मेरी वजह से ही मिला है। तो यहाँ 2.5 दिन की शिविर में यहाँ कोई ऐसे चमत्कार नहीं किए जाएंगे। आपको सही समझ, सही विश्वास के साथ, सही दृढ़ता के साथ और पूर्ण परिवर्तन की चाह के साथ अगर आप कर पाए, तो आप सफलता भव का वरदान, निरोगी भव का वरदान इस कैंप से लेकर ही जाएंगे। लाइफ चेंजिंग कैंप आपके लिए होने वाला है। अगर जो एनडीएस कर रहे हैं वो और दृढ़ता पूर्वक कर पाएंगे और अपने जीवन में चमत्कार ले पाएंगे और आध्यात्मिक उन्नति की शिखरों को पार करेंगे। इतना सुंदर न्यू डाइट सिस्टम का नॉलेज प्राप्त करके तो जाएंगे, इंफॉर्मेशन लेके तो जाएंगे, लेकिन यहाँ से कुछ वाइब्रेशंस भी लेके जाएंगे, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके जाएंगे। रेकी हीलिंग मेडिटेशन बीच बीच में करेंगे, तभी आपको रेकी हीलिंग भी लेना है। बिकॉज आई एम ऑल्सो ए गुड रेकी ग्रैंड मास्टर, क्रिस्टल हीलर। काफी सारी यूनिवर्सल एनर्जियों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, जिनसे आपको मेंटल मेकअप करने में आसानी हो, आप अच्छे तरीके से अच्छी चीज को भी ग्रहण करने के लिए मानसिक रीति से तैयार हो पाओ। हम सबको पता है कि अब अनाज नहीं खाना है, अब अनाज नहीं खाना है, खुद पर नाज करना है। अब अनाज नहीं खाना है, खुद पर नाज करना है। देखो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मैं बीच में पंच लगाता रहूंगा, उसको अगर जीवन में धारण कर लिया 100%, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। थोड़ी डिफिकल्ट बातें तो बताऊंगा, क्योंकि डिफिकल्ट वाली बात है, अनाज कैसे छोड़ दे, लेकिन इसमें जीवन का राज बहुत छुपा हुआ है। और जितनी भी बातें मैं यहाँ से बताऊंगा, वो बातें मैंने अपने 8 साल के इस स्वास्थ्य की यात्रा में भी प्रैक्टिकली आपके सामने जी रहा हूं। मैं स्वस्थ हूं, एनर्जेटिक हूं, पूरे भारत में हर स्टेट में भ्रमण कर रहा हूं, आप जैसे लोगों को समझा रहा हूं, कभी भी बीमार नहीं पड़ता, न बीमार हूं न बीमार होने की संभावना है आगे के लिए। क्योंकि मैंने ऐसे कठिन से कठिन बातें जो हमें लगती है, वो मैंने प्रैक्टिकल में जीने का पूरा प्रयास किया है, पूरी निष्ठा के साथ। और फिर ही मेरे गले से आवाज निकलती है कि अनाज न लो, खुद पर नाज करो। कभी भी बना बनाकर खाना नहीं है, बना बनाकर खाना नहीं है, बना बनाया खाना है। देखो एक एक लाइन में एक एक घंटा हम चिंतन चलाए ना, उतनी शब्द आपको याद रखने हैं। बना बनाया खाना है, बना बनाकर नहीं खाना है, और हाँ, बनाना खाना है। आपके पास 2 चॉइस है, 2 चॉइस है। आप कौन सी पसंद करना चाहेंगे, पहली या दूसरी? 2 चॉइस में बताऊंगा। आपको नंबर बताने हैं तो भाई हमें पहली पसंद है, किसी को दूसरी भी पसंद आएगी, तो वो है 2 चॉइस आपके सामने रखता हूं। फल खाओ, पहली चॉइस कौन सी? फल खाओ। दूसरी चॉइस, फल भोगो। कौन सी पसंद है?
फल खाने की या फल भोगने की? फल खाने की। क्योंकि कई कई लोग कहते हैं अरे फल खाने से मुख मीठा हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता, फीका फीका लगता है। एनडीएस वाले बातें प्रैक्टिकली नहीं बताते। फल खाना थोड़ी जीवन भर के लिए चलता है। जो समोसे में, कचौड़ी में, चटनियों में, मसाले डोसे में जो आनंद है, पानी कभी कभी तो याद करके भी मुंह से पानी निकल जाता है? सलाइवा अपने आप बनना शुरू हो जाती है। सुबह हम अभी चंडीगढ़ मोहाली में हमारे नवीन भाई के घर पे गए ना, उस स्थान के ऊपर, तो हमने देखा हरियाणा पंजाब में रेस्टोरेंटों में बोर्ड लगे रहते हैं, पराठे ही पराठे। सुनता हूँ, मैंने भी बहुत पराठे खाए, गुजरात में रहकर भी इतने सारे पराठे खाए। सुबह सुबह उठकर 6 पराठे खाता था। मेरा वजन 98 केजी पहुंच गया था, पराठे ही पराठे खा खा कर। और अपनी ही घर के पराठे खाता था, सेंटर में बनते थे वही खाता था, दूसरा नहीं मैं छूता था। फिर भी आपको सेंटर के पराठे भी छोड़ने वाले नहीं है, आपके घर के पराठे भी छोड़ने वाले नहीं है। तेल, घी, ये सारी चीजें हम हेल्दी समझते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल जरूरी होता है शरीर के लिए, सब मैं तो कहता हूं सब बकवास है। अनाज भी हम कहेंगे बिल्कुल ही स्वास्थ्य के लिए पूर्ण रीति से बकवास है। तेल का भी किसी भी प्रकार का रोल नहीं है स्वास्थ्य के लिए, घी का भी रोल नहीं है। थोड़ी थोड़ी कड़वी बातें भी हजम तो करनी पड़ेगी 2.5 दिन में, बर्दाश्त न हो तो मत करना। लेकिन मैं अपने अनुभवों का निचोड़ आपके पास रख रहा हूं, किसी ग्रंथों से बातें बता नहीं रहा हूं, क्योंकि इतना भुगता है मैंने अपनी आयु में, बहुत कम आयु में, 35 साल की आयु में बीपी, शुगर, कोलेस्टेरोल, ये 3 तो एकदम साइकिल ही है। ये एक में फंस जाता है वो तीनों में आ जाता है। तो ये तीनों चक्कर में मैं आ चुका था, हेवी वेट हो चुका था। तो ये जब बैठता था ना, तो ये चेयर तो छोटी पड़ती थी मेरे को, इसलिए कोई बड़ा भाई लगता था मैं, क्योंकि जो फेस आपको दिख रहा है आपके सामने वो भी एकदम वाटरमेलन जैसा चर्बी चढ़ी हुई थी, पेट डाइनिंग टेबल जैसा, चाय पीनी है तो कोई कप वगैरह आराम से पेट के ऊपर रख सकते थे, और बाजुएं भी महाबली जैसी। कोई मुझे कहता था कि गुजरात के आप हैं लेकिन लगते हो पंजाबी। तो ऐसी पंजाबी पर्सनालिटी के साथ में जी रहा था। लेकिन ये तीनों बीमारी के अलावा आप मेरे को सोराइसिस भी तकलीफ थी, आप सभी जानते हैं सोराइसिस बीमारी के बारे में, स्किन के बारे में, जो बहुत जिद्दी और लाइलाज बीमारी है, जिनको अनक्योरेबल कहा जाता है, और ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। कितना भी मेहनत लगाओ छूटने वाले नहीं हो, सप्रेस हो सकती है, दबा सकते हो, लेकिन निजात नहीं पा सकते। साथ में स्पाइन प्रॉब्लम। 35 साल की उम्र में दीदी, जब मैं मुरली सुनाता था सेंटर के ऊपर, दीदी हमें 1-2 दिन के लिए मुरली देती थी जब सेवाओं में जाते थे। तो मुरली सुनाते सुनाते 1 घंटे 45 मिनट्स भी बैठा नहीं जाता था, 10 पोस्चर बदलने पड़ते थे, क्योंकि स्पाइन प्रॉब्लम इतना जोरदार। लास्ट जो मणका आता है, जिनको आंतरपुच्छ कहेंगे, बोल्टेन कहेंगे, जो नीचे का हिस्से में जब पूरा प्रेशर आता है, उस तेल के ऊपर इतनी पीड़ाएं होती थी कि सत्संग कराने के बाद अगर गलती से भी कोई प्रश्न पूछ ले, कोई काउंटर क्वेश्चन करे, तो चिड़चिड़ापन आ जाता था। क्योंकि गर्भ में रहे हुए व्यक्ति कितने भी आध्यात्मिक हो, वो चिड़चिड़ेपन से मुक्त नहीं हो सकते। मैंने कहा, मैंने तो अभी बाबा ने तो सुनाया क्रोध से मुक्त बनना है, क्रोध करते हैं तो पानी के मटके भी सूख जाते हैं, लेकिन बीमार व्यक्ति अगर क्रोध से मुक्त, चलो बाहर न दिखाएं, लेकिन अंदर दबा दबा कर भी चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि बाहर दिखाएंगे ना
तो ये तो बेज लगा हुआ है, बेज लगने के बाद क्रोध नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर गले में माला पड़ी हुई है, क्रोध नहीं कर सकते। कोई हमने आध्यात्मिक वस्त्र पहने हैं, क्रोध नहीं कर सकते, हमारे ऊपर लेबल लग जाते हैं, तब आप किसी भी प्रकार के विकार के वशीभूत नहीं हो सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वरना उस चीज को दाग लगता है। लेकिन हमारी आत्मिक ताकत ऐसी नहीं होती कि हम उन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए अंदर से नेचुरल होना बहुत जरूरी हो जाता है। और हम रियल में नेचुरल है, अपने आप से खुद से पूछे कि रियल में हम नेचुरल है। अभी दीदी ने कहा कि एक इनोसेंट बच्चा जब उनको रोना है तो रो लेता है, हंसना है तो हंस लेता है, दुखी होना है तो दुखी हो लेता है, एकदम अपनी प्राकृतिक अवस्था में जीता है। तो क्या हम अपनी प्राकृतिक अवस्था में हम जी रहे हैं, या फिर हमें ये सोसाइटी की, हमारे समाज की ऐसी संरचना है, गठन ऐसे किया गया है, नीति नियमों से बांधा गया है कि हम वहां, अरे बहनों को तो बहुत खुले तरीके से मुस्कुराने की भी छुट्टी कोई फैमिली में नहीं होती। अगर गलती से थोड़ी आवाज देकर मुस्कुरा भी लिए तो भी डांट पड़ जाती है कि क्या इतना जोरों से मुस्कुराना आपको अच्छा लगता है, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो। हल्के से ही मुस्कुराना होता है। मतलब हम अपने आप को अंदर से मारते जा रहे हैं, हमने अपने आप को कहीं ना कहीं किल किया हुआ है। सेल्फ किलिंग होती ही रहती है। ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे कपड़े रखने हैं, ऐसे सोना है, ऐसे जागना है। हर चीज मैकेनिकली हम फिट हो गए हैं हर चीज के साथ। इसीलिए सारी चीजों के ऊपर अटेंशन देते देते क्या हो गया, हम खुद टेंशन में जीने की आदत हमें पड़ गई है। अटेंशन आर्मी की तरह हर बार हम रेडी रहते हैं। इसीलिए अटेंशन इतना भी ना हो कि वो टेंशन पैदा कर दे। मंदिर में पुजारी जाता है, अगर 7 बजे आरती शुरू नहीं हुई, 2 मिनट लेट हो गया तो भक्तों को डांटने लगेगा, अभी तक दिया नहीं जलाया, अभी तक वो नहीं किया, अभी तक वो नहीं किया। हम अपने जीवन में नेमिनाथ बनकर, नियमों में चुस्त बनकर खुद ही इजी नहीं बन पा रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि अंदर से ही फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी आती है प्राकृतिक भोजन खाने से। कहां से आएगी फ्लेक्सिबिलिटी? देखो, आहार का सब्जेक्ट दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन गहरे समुंदर से भी ज्यादा गहरा है आहार का विषय। इनके ऊपर जितना भी प्रैक्टिकली जीते रहेंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहेंगे, तब जाके आपको ये सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा कि हमने तो समझ लिया था कि आहार तो बहुत इजी विषय है, ककड़ी, टमाटर और खीरे में बीच में ही हम अटक गए हैं। अच्छा, कोई एनडीएस नहीं सुनना है, हमें पता है वहां अभी दोपहर में ककड़ी, टमाटर, खीरा, ये सारी चीजें खिलाएंगे, चटनी होगी, कोई केला दे देंगे, अरे ये तो हम घर पे भी बैठकर खा लेंगे। इसमें क्या समझने जाने की, फालतू घंटों तक बैठना। और वैसे भी हम बीमार तो रहते हैं, अगर किसी को 1.5-2 घंटा बिठाया भी जाए ना चेयर के ऊपर, तो इनसे बड़ी सजा उनके लिए कोई नहीं है। क्योंकि आज हमारी हालत, हमारे शरीर की हालत ऐसी कर दी है, बातें मंगल के ऊपर जाने की कर रहे हैं, मंगल पर खड़ा होने की कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी पे 1.5 घंटे भी बैठ नहीं पा रहे हैं। कमर दुख जाती है, घुटने दुख जाते हैं, मेंटली भी हमारी यहाँ अवेयरनेस इतनी नहीं रही है कि अच्छी बातों को भी ध्यान से सुन पाए 1.5 घंटे तक। माइंड विवरिंग हो जाता है, फोकस्ड नहीं रह रहा है। अच्छी कितनी भी बातें हों, फिर भी हम कहते हैं बस छोड़ो ना, अभी बहुत हो चुका, क्योंकि हमने अपना कंसंट्रेशन भी खोया है।
जो भी लोग दवाई के विज्ञान से जुड़े हुए हैं सभी लोग जानते हैं कि इमरजेंसी में एलोपैथी का सहारा लेना ठीक है, लेकिन ये जब लाइफस्टाइल बन जाती है तब जीवन को बर्बाद कर देती है। हम ये कहना चाहेंगे, कोई कोई कहता है यहाँ जो भी लोग आए हैं कुछ ना कुछ दवाइयां शायद किसी की चलती भी होगी, तो अगर वो दवाइयां छोड़ने के लिए हिम्मत भी करते हैं तो सबसे पहले घर वाले या डॉक्टर आपको ये कहेंगे कि दवाइयों के कारण तो आप जिंदा हो। क्या कहेंगे? दवाइयों के कारण तो आप जिंदा हो। लेकिन मैं यहाँ आपको ये कहने आया हूं कि दवाइयां खाकर भी आप जिंदा हो। ठीक है ना श्याम भाई? Because every medicine has a 13 side effects and 10 is most powerful. 10 तो जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करती है। अगर हार्ट की गोली लोगे या फिर शुगर की गोली लोगे, शुगर की गोली लेने से सभी नस नाड़ियों में चिकनाहट बढ़ती है और हार्ट को ज्यादा से ज्यादा शुगर की दवाइयां डैमेज करती है। तब जाके व्यक्ति को शुगर के मरीज को फिर हार्ट का मरीज होता है, फिर वो बीपी की दवाइयां शुरू करता है, फिर बीपी की दवाइयां लेते लेते फिर वो कोलेस्टेरॉल का मरीज ना हो ऐसा नहीं हो सकता, फिर कोलेस्टेरॉल की दवाइयां चलती है। साइकिल चलता रहता है क्योंकि एक दूसरों की साइड इफेक्ट से दूसरी बीमारी। लेकिन मेडिसिन साइंस में सिखाया जाता है डॉक्टरों को कि आज हम मेडिसिन के बारे में समझेंगे, ये है फलानी टैबलेट्स, लाल नीली पीली रंग बिरंगी दवाइयां जो आपको दिखाते हैं, वो ये दवाइयां खाने से आपका शुगर नियंत्रित होने वाला है। लेकिन डरना मत, इनसे कुछ अनइजीनेस आ सकती है, दूसरी कुछ एसिडिटी बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास दूसरी दवाई है? और एसिडिटी की गोली खाने के बाद आपको थोड़ा सा सर में चक्कर आए या अनइजीनेस लगे, थोड़ा पैरों में झंझनाहट हो, तो भी घबराना नहीं, क्योंकि उनके लिए है हमारे पास दवाई। इसलिए एक दवाई से दो दवाई, जैसे हम दुकान लेते हैं, एक दुकान दो दुकान, दो दुकान से तीन दुकान, तीन दुकान से चार दुकान, ऐसे 7 दुकान और फिर श्मशान, तो मर जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे एक दवाई से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। दवाइयों को मेडिकल साइंस में गूगल पे आप सर्च करेंगे कि व्हाट इज मेडिसिन, दवाई किसको कहेंगे? मेडिसिन मीन्स विच कैन हेल्प यू प्रिवेंट डिजीज, विच कैन हेल्प यू क्योर डिजीज, इट्स कॉल्ड मेडिसिन। क्या दवाइयां रोगों को प्रिवेंट कर पा रही है? क्या दवाइयां रोगों को दूर कर पा रही है? चलो, कर पाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उल्टा असर करके एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी इफेक्टों में हम जा रहे हैं। इतनी डिफेक्टिव बॉडी हो जाता है कि फिर परफेक्ट होना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहता। एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी के ऊपर तीसरी परत। दवाइयों के ही किसी डॉक्टर, एमडी डॉक्टर ने, डॉक्टर चंद्रदीप सिंह नाम सुना होगा शायद आपने, चीफ मेडिकल ऑफिसर थे। 92 इयर्स तक उन्होंने अपना जीवन इस साइंस में लगा दिया, मेडिकल साइंस में। फिर वो तप सेवा सुमिरन, एनडीएस, प्राकृतिक जीवन शैली के साधक बने। उन्होंने कहा था कि दवाइयां परत के ऊपर परत डालती रहती है और फिर एक समय ऐसा आता है, इतनी परत बना देता है शरीर, फिर बीमारी से निजात पाना मुश्किल हो जाता है। अगर व्यक्ति दवाइयां न ले, दवाई के शरण में न जाए और जीता रहे, तो हो सकता है वो 5-10 साल और निकाल ले और ज्यादा बीमारियों के साथ न जुड़ पाए। मैंने बीपी, शुगर, 2-3 बीमारियों की तो दवाइयां ही नहीं ली थी, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं करवाता मैं। इनके सिम्टम्स मेरे अंदर आते थे,
लेकिन डर के मारे मैंने रिपोर्ट नहीं करवाए थे, क्योंकि हमें सबको पता है कि आपको बीपी कब पता चलेगा, बीपी के मरीज आप कब बनते हैं, जब आप रिपोर्ट करवाते हैं। तो कोरोना किस किस को आया, जिन्होंने रिपोर्ट करवाया, नहीं बाकी तो घर बैठे भी कोई कोई ठीक हो गए बिना रिपोर्ट के, है? तो रिपोर्ट से भी हम डरते हैं, क्योंकि व्हाइट कोट सिंड्रोम एक होता है। जितनी बड़ी हॉस्पिटल उतना बड़ी दवाइयां। जब मरीज अस्पताल के अंदर जाता है ना, तब नेचुरली ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जितना भी बड़े डॉक्टर को देखता है उतनी ब्लड प्रेशर और हाई होती है। तो आधे से ज्यादा ब्लड प्रेशर तो वहां ही हम हाई करके जाते हैं, ऐसे ही हम ऐसे निकलने नहीं देगा, फिर दवाइयां लिखता है। जैसे ही हम सबको पता है, मरीज को हमारे परिवार में कोई बीमार होता है ना, तब जब दवाइयां दवाखाने पे लेके जाते हैं ना, तब इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नहीं कि नॉर्मल होता। जैसे ही हम बाहर निकल जाते हैं व्हाइट बिल्डिंग से, तो सीधा ही सांस एकदम नॉर्मल हो जाती है। तो वहीं के वहीं रास्ते पे आप ब्लड प्रेशर नापेंगे तो अपने परिवार के सदस्य का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। ज्यादातर सावधानी जब आ जाती है तब इंसान का ह्यूमन बॉडी ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ा देता है। शेर सामने आ जाए तो ब्लड प्रेशर कम होगा, बढ़ेगा। ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम है हमारी। क्या है, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो दिमाग के तरफ खून ज्यादा बहना शुरू हो जाता है। सोच लो, चौकन्ने हो जाओ, सावधान हो जाओ, इनसे बचने की जरूरत है। ये हमें बॉडी इंडिकेशन देता है कि भाई सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए हम जल्दी से जल्दी, अगर कुत्ता भी भौंकता है तो ब्लड प्रेशर ऑन द स्पॉट हमारा हाई हो जाता है, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म है। हम बचने का प्रयास करने के लिए नेचर ने हमें वो दिया हुआ है, और हमने उनको बीमारी समझ ली। आज मैं एक सुंदर लेक्चर सुन रहा था, उसमें बताया गया था कि हमने पैरामीटर सेट कर दिए 120 टू 80, वो ब्लड प्रेशर के नॉर्मल जो पैरामीटर्स हैं। दीदी ग्रीन जूस के लिए रेडी है? हाँ जी, 5 मिनट में जी। ब्लड प्रेशर का जो पैरामीटर्स 120 टू 80 हमने माना है, एक्चुअल में 1997 से 1997 से पहले, आपको अगर हिस्ट्री चेक करेंगे मेडिकल साइंस की, तो 100 से लगभग 100 से 160 के बीच में ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता था। नीचे का 100, ऊपर का 160। फिर थोड़े से आगे बढ़े 97 से, तो फिर ये पैरामीटर्स आ गए 90 से 140। कौन से? 90 से 140। फिर और थोड़ा आगे बढ़े तो ये पैरामीटर्स आते आते आज के दिनों में 80 से 120 आ चुका है। जितना पैरामीटर्स छोटे होते जाएंगे, फायदा किसको है? दवाइयां जब डॉक्टर लिख देते हैं तो क्या बताते हैं कि अगर आपने ब्लड प्रेशर की गोली नहीं ली ना, तो कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। मतलब आपको सुबह उठ के भगवान का नाम बाद में लेना है, गोली पहले लेनी है। और हम सुबह सुबह ब्लड प्रेशर की गोली खा लेते हैं। एक्चुअल में देखो, आपने तेल खाया, मसाले खाए, घी खाया, दूध खाया, जम के मक्खन खाए। गोपाल भी हमारे खाते थे कृष्ण मक्खन, हम भी खाएंगे। है? बस धर्म को अनुसरण करके भी हमने बहुत कुछ घी, दूध, मसाले सब खाते पीते रहे। अब जाके शरीर में चिकनाहट इतनी आ गई, कचरा नस नाड़ियों में इतना भर चुका है कि अब हार्ट के पास कोई चारा नहीं है कि ब्लड को आसानी के साथ वो अपने पैरों तक पहुंचा सके, ऊपर दिमाग तक पहुंचा सके। इतनी चिकनाहट भरी है। ऐसे करके बलगम निकालते रहते हैं। इतना माल पड़ा है अंदर, तेल घी खा के, आटा खा के घाटा ही भोग रहे हैं, फिर भी खाएंगे मस्ती से। फिर ये सारा माल पड़ा है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमारा बॉडी, भगवान ने इतनी सुंदर रचना की है कि हार्ट को पता चल जाता है कि भाई मेरे को थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। भाई ने मिस्टेक की है, मैं मिस्टेक नहीं कर पाता, मेरे को मिस्टेक नहीं करनी, वरना तो ये इनका
हाल बुरा हो सकता है। अगर ब्लड आखिरी सेल्स तक ना पहुंचे तो हम सबको पता है कि व्यक्ति डेड हो सकता है, ऑर्गन बंद हो सकते हैं। इसीलिए हर ऑर्गन, हर सेल तक ब्लड फ्लो करने के लिए हार्ट ने अपना बीपी बढ़ा दिया। इट्स ए डिफेंस मैकेनिज्म। और डॉक्टरों ने क्या घोषित कर दिया? यू आर इल, आप बीमार हो गए, आपका डिफेंस जो है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ऊंचा जा रहा है, भाई गोली खा के नीचे आ जा। अब डॉक्टरों ने तेल घी मसाले खाने को मना न करने के बदले उनको फिर हार्ट के ऊपर गोली देके आपको और परेशान करने के लिए आगे रख दिया। क्योंकि हार्ट को बोला कि 80-120 रहना है आपको, उसी प्रेशर में खून लास्ट सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। आपका हार्ट हेल्थ और बिगड़ रहा है बीपी की गोली खा के, नहीं कि सुधर रहा है। तो क्या बीपी की गोली आज से छोड़ दें? क्या करेंगे? मैं कहता हूं कि एलोपैथी को साथ में रखो, माथे पे न रखो। मना नहीं कर रहा हूं, फेंक दो, लेकिन वहां से जो माल मटेरियल जो अंदर पड़ा है उनको निकालने के कुछ तामझाम कर लो, या फिर अब डालना बंद करो। दो उपाय है, उसमें सबसे पहला उपाय आजमाना पड़ेगा। डालना बंद करने से पहले भी जरूरी है उन चीजों को निकालना। देखो, मैं ब्लड प्रेशर की ओनली बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई बीमारी से आप पीड़ित हो, चाहे घुटनों के दर्द से परेशान हो, पार्किंसन से हो, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल थायराइड से परेशान हो, बाल जल रहे हो, स्किन एलर्जी है, कुछ भी है, आई विजन लॉस हुआ पड़ा है, फोकस चला गया है, फिजिकल या मेंटल हेल्थ चली गई है, सबके लिए आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा अब नया डालना बंद करो, इसलिए आगे के लिए और खतरा ना बढ़े। और पुराना डाला हुआ है वो जब तक निकालोगे नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं है, वो पक्का है। पुरानी चीजों को निकालना पड़ेगा। पुरानी चीजें दान करने के लिए हम सब तैयार है ना, है? दान देना है, कखपन को दे दो और लखपन पालो। कखपन देने के लिए यहां आए हैं और लखपन पाकर जाएंगे, तो सभी तैयार हैं, देंगे। अपना शरीर का पूरा इस महायज्ञ में आहुति में डालकर जाना है। नो एक्सक्यूज। बहुत दिल से पूरे विश्वास के साथ भी फॉलो करके जाएंगे ना, नो माइंड होकर भी फॉलो कर लेंगे तो और ज्यादा फायदे मिल जाएंगे। आपको अपना पूरा सफाई करके यहां से जाना है।